राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। तुर्की की कंपनी सेलेबी को एयरपोर्ट की सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के फैसले को बरकरार रखा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने पलटवार किया है। लल्लन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कुड्डालोर जिले के सेमन कुपमम में एक मानवयुक्त गेट पर एक स्कूली वैन को यात्री ट्रेन द्वारा टक्कर मार दिए जाने के बाद कम से कम 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने घोषणा की कि राज्य में सभी सरकारी सेवाओं और पदों में 35% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। भाजपा ने मनमोहन सामल को ओडिशा प्रदेश इकाई का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया है। सोमवार को उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराध और हत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। गैर मराठी व्यापारियों के विरोध मार्च के जवाब में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक रैली आयोजित की। यह मार्च मीरा रोड से उन व्यावसायिक क्षेत्रों से होकर गुजरा जहां गैर मराठी निवासियों की संख्या अधिक है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून अभी 1-2 दिन कमजोर रहेगा, लेकिन इसके सावन की शुरुआत में फिर जोर पकड़ने की उम्मीद है। दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक व्यापारी और एक किराना दुकान के सहायक को हेरोइन की खेप पहुंचाने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया। रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहा है कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया आईटी 2 भाइयों ने टीआईडी न्यूज चीफ को? टीआईडी न्यूज चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक डीआईडी न्यूज नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम की मुहिम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आखिरकार करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग द्वारा जोन चेयरमैन पुनीत राय के क्षेत्र रमेश नगर में सोमवार को सीलिंग की कार्रवाई करते हुए कीर्तिनगर ब्लॉक 2 WHS के प्लॉट नंबर 97 से लेकर 102 तक को सील कर दिया गया। सीलिंग की कार्रवाई में कई जेई व निगम के अधिकारी पुलिस बल के साथ सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम देते हुए नजर आए। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम प्रतिनिधि ने इस अवसर पर दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह से विशेष चर्चा में इस मुद्दे पर उनके विचार जानने का प्रयास किया। क्या कहा महापौर ने, आप भी सुने। किसी तरह का भ्रष्टाचार कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारी जीरो टॉलरेंस है। तो हमारी पार्टी की नीति यही है कि अच्छे से काम हो, लोगों को अच्छे से काम करने के लिए हम आगे बढ़ाएं, न कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। देखो, जैसे कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आएगी तुरंत हम अधिकारियों पे भी एक्शन लेंगे और बिल्डिंग पे भी एक्शन लेंगे। जी। और जैसे कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है कल ये कार्रवाई हुई है इसके ऊपर सीलिंग का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है कि सब तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना। अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होगी तो उस पर एक्शन होगा, उसका हम डिमोलिश करेंगे या उसकी सीलिंग करेंगे। आपने देखा होगा कि पूरी दिल्ली के अंदर हम डीसिल्टिंग का काम कर रहे हैं। बड़े नाले हों, छोटी नालियाँ हों, कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कहीं फ्लड डिपार्टमेंट, कहीं पर PWD, सब मिलजुल कर एक यूनिट की तरह काम करें। और मुझे लगता है कि हम मानसून को इस बार हम उनका जो मानसून की हम वेट कर रहे हैं कि आए दिल्ली वासी उसका आनंद लें और कहीं किसी भी तरह का वाटर लॉगिंग या जल भराव ना हो।
सोमवार का दिन कई मामलों को लेकर जोन चेयरमैन पुनीत राय के क्षेत्र रमेश नगर में चर्चा का विषय बना रहा। एक तरफ रमेश नगर गोल चक्कर पर पुलिस बूथ के सामने फुटपाथ पर किए जा रहे पक्के निर्माण का मसला जहां चर्चा में रहा, वहीं दूसरी ओर कीर्ति नगर डीएसआई डीसी कॉम्प्लेक्स के सामने 4306 गज में बने कई मंजिलों वाले 100% अवैध कमर्शियल निर्माण की सीलिंग का मुद्दा संपूर्ण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। दोपहर होते होते यह खबर आग की तरह फैल गई कि करोलबाग जोन चेयरमैन पुनीत राय के वार्ड में बड़े पैमाने पर कई जेईओ के साथ सीलिंग टीम प्लाट नंबर 2/96 से 2/102 तक सीलिंग की कार्रवाई कर रही है। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई वर्तमान डीसी श्वेतिका सचान के कार्यकाल में हो रही है, जबकि पूर्व डीसी कुमार अभिषेक ने 30 अगस्त 2023 को ही इन प्रॉपर्टियों की सीलिंग के ऑर्डर जारी कर दिए थे। सीलिंग की कार्रवाई का आदेश 30 अगस्त 2023 को तत्कालीन डीसी कुमार अभिषेक द्वारा जारी किया गया था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि कार्रवाई के इस सही कदम के बावजूद इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल भी उठे हैं। कारण साफ है, जब 2023 में ही 2/97 से 2/102 तक 4306 गज के इन 6 प्लॉटों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया था, तो करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग इसे आज तक दबाकर क्यों बैठा रहा? अगर तत्कालीन डीसी ने हस्ताक्षर करने के बाद इस फाइल को दबाकर रखा, तो फिर उनके जाने के तुरंत बाद इन फाइलों पर कार्रवाई को लेकर विलंब क्यों किया गया? कुमार अभिषेक के बाद करोलबाग जोन की जिम्मेदारी संभालने वाले लेफ्टिनेंट अभिषेक कुमार मिश्रा इस पूरी फाइल को डीसी करोलबाग जोन के कार्यकाल के दौरान क्यों दबाए रहे? भवन निर्माण विभाग में भी डीसी के तबादले के बाद ईई तरुण शंकर आर्य फाइल को क्यों दबाए बैठे रहे? और क्यों अब तक बार बार ईई भवन गलत रिपोर्ट अपने जेई मानव चौधरी के माध्यम से एलजी कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कमिश्नर कार्यालय को गलत रिपोर्ट क्यों भिजवाते रहे? जहां एक और इंडिया दर्पण, दैनिक, डीआईडी न्यूज पोर्टल एवं नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम लगातार इस संदर्भ में सवाल उठाता रहा और मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निगम क्षेत्र रमेश नगर, मोती नगर, करमपुरा में बेखौफ अवैध निर्माण के मामले को सामने लाता रहा। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त जेई मानव चौधरी, एई पवन और उनके संरक्षक ईई भवन तरुण शंकर आर्य ने इस पर कार्रवाई करने की बजाय मामलों को दबाने और छुपाने का ही कार्य किया, जो एक गंभीर जांच का विषय है। इसी परिसर से जुड़ा हुआ 1996 गज का एक अन्य प्लॉट 2/96 है, जिसे बिल्डरों ने 2 हिस्सों 2/96 और 2/96 में बदल दिया। डीएमसी एक्ट के अनुसार इस प्लॉट पर अधिकतम 1200 गज में निर्माण की अनुमति थी, लेकिन यहाँ 105% कमर्शियल निर्माण इंडस्ट्रियल प्लॉट पर कर दिया गया, जिसमें अवैध निर्माण के साथ साथ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला भी बनता है। मजे की बात यह है कि एमसीडी भवन निर्माण विभाग करोलबाग जोन ने सोमवार को 2/96, 2/96A पर डीएमसी एक्ट के उल्लंघन के बावजूद सीलिंग की कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि 2/97 से सीलिंग शुरू करने से पहले 2/96 पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, क्योंकि इस प्लॉट के लेन देन के विवाद से संबंधित एक एफआईआर कीर्तिनगर थाने में 20 दिसंबर 2024 को दर्ज की गई थी। यह जांच का विषय है कि जब एक साथ ये सारे प्लॉट बनाए गए तो एक पर कार्रवाई और दूसरे को छोड़ देना क्यों? इस प्लॉट के निर्माण के दरमियान एमसीडी द्वारा डीएमसी एक्ट के उल्लंघन के तहत नोटिस दिए गए थे, लेकिन वह आज तक फाइलों में दबी हुई हैं। इस संदर्भ में बाकायदा लिखित शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई थी और मुख्यमंत्री कार्यालय ने कमिश्नर एमसीडी के माध्यम से करोलबाग जोन के डीसी कार्यालय को जांच का आदेश भी दिया था, इस उम्मीद में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कथनी के अनुसार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर निगम एवं प्रदेश की सरकार निगम को चलाने का काम करेगी और डीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने वाले माफिया कानून के शिकंजे में होंगे। लेकिन स्थिति ठीक इसके उलट है। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि यहाँ सिर्फ पैसा बोलता है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, डीएमसी एक्ट का उल्लंघन, स्वीकृत नक्शे से अधिक बेसमेंट का निर्माण, स्वीकृत नक्शे से अधिक फ्लोर का निर्माण,
भूमिगत जल दोहन, पर्यावरण से खिलवाड़, ये सभी अब आम बातें बन चुकी हैं। पुरानी नींवों पर फ्लोर डालना आदि इस क्षेत्र में फैशन बन चुका है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट सहित पूरे मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में आज भी बड़े पैमाने पर डीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध कमर्शियल निर्माण बेखौफ जारी है और इस संदर्भ में लगातार समाचार, प्लॉट नंबर व तस्वीरों के साथ प्रकाशित होते रहने के बावजूद भी त्वरित कार्रवाई न होना जंगल राज का ज्वलंत प्रमाण है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2014 के बाद देश में हुए विकास कार्यों पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में भारत ने ऐतिहासिक तरक्की की है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट समानता की पुष्टि करती है। डॉक्टर इस्लाम ने दावा किया कि मोदी सरकार ने हमेशा गरीबों का साथ निभाया और आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक समानता को भी प्राथमिकता दी है। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस वक्त पूरे दुनिया में एक ही डंका बज रहा था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी जो सबसे कमजोर दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, उसमें भारत का नाम आता था। आज वो नाम बदल के हो गया है फैबुलस 4। अब जब मैं कहता हूं फैबुलस 4 दुनिया में, तो सिर्फ ये मैं इस वक्त नहीं कह रहा हूं कि इंडिया ने वेस्ट इंग्लैंड के साथ जो अभी टेस्ट जीता उसके बाद इंडिया की क्रिकेट रैंकिंग जो है फैबुलस 4 हो गई, बल्कि भारत का सम्मान बढ़ा है। जो अर्थव्यवस्था में तो भारत चौथे स्थान पे नॉक कर ही रहा है, लेकिन अगर फॉरेन रिजर्व्स के बेसिस पे देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे, तो हम ऑलरेडी चौथे स्थान पे है, लेकिन जीडीपी के बेसिस पे हम बिल्कुल नॉक कर रहे हैं और जो थोड़े समय में हम चौथे स्थान पे भी आ जाएंगे। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे हम 697 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके बेसिस पे हम चौथे स्थान में। लेकिन अभी जो मैं फैबुलस 4 की बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जो समाज में इक्वालिटी है उसके बारे में आया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि, और बहुत गर्वान्वित होकर कह रहा हूं कि पिछले 11 साल में जो हमने तरक्की की है, देश को ऊंचाई पे ले जाके खड़ा किया है, लेकिन मोदी सरकार ने कभी गरीबों का हाथ नहीं छोड़ा। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो इक्वालिटी है समाज में वो भी हमने ध्यान रखा, उसका भी पूरा ध्यान हमने रखा। आज देखिए जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जिनी इंडेक्स जिसको कहते हैं, जो मापता है कि समाज में इनइक्वालिटी और इक्वालिटी किस तरह से है, उसको मापता है। अगर आपका रिपोर्ट देखें तो जो हमारे पहले रिपोर्ट थी उसमें 28.5 जो है, जो जिनी इंडेक्स था उसका रैंकिंग था 28.5। उसके बेसिस पे हम जो है बहुत इनइक्वालिटी हमारे समाज में थी, लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से बढ़ा है उसमें पिछले रिपोर्ट जो है 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आया है, सो 25.2 का इंडेक्स का जो नंबर है, उसके बेसिस पे हम जो है दुनिया के 4वीं जो है ऐसी सोसाइटी है जो जिसमें समानता है, जो मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी है, उसमें 4वें स्थान पे आए हैं। ये कैसे ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक हो गया है। ये कोई एक दिन रात में उठे, सुबह में सोया, रात में सुबह उठे और देखा कि हम चौथवें स्थान पे मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी दुनिया के हो गए, ऐसा तो नहीं है। इसके पीछे जाहिर है विजन होगा, सोच होगा। नए भारत के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार का जिक्र किया है कि नए भारत का निर्माण करें। नए भारत में क्या है, वो यही है, दर्शाता है जो आप इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जीनी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताता है कि हम अब मोस्ट जो सोसाइटी जिसमें इक्वालिटी है उसमें 4वें स्थान में। और आपको बताना चाहता हूँ ये 4वां स्थान जो है हम G7 कंट्रीज है उससे बेहतर है। कोई भी G7 कंट्रीज हमसे नीचे में है। हमसे ऊपर सिर्फ या तो बेलारूस है, स्लोवेनिया है और एक और कंट्री है जो हमसे ऊपर है। बाकी सारे कंट्री, अमेरिका भी नीचे है और बाकी जितने वेस्टर्न वर्ल्ड है सब नीचे है। एक बात और बताना चाहता हूँ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्तिनगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब।
विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहा है कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया आईटी दो भाइयों ने टीआईडी न्यूज चीफ को? टीआईडी न्यूज़ चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। चूरू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चूरू को पुण्य की धरती बताते हुए इलाके में विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 70 लाख की लागत से बने पुनरावास गृह का लोकार्पण किया। साथ ही कई अन्य विकास कार्यों की भी सौगात दी। उन्होंने जनता को बधाई देते हुए भरोसा दिलाया कि प्रदेश में विकास की यात्रा निरंतर जारी रहेगी। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना के इस शिविर में मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं क्योंकि चूरू की धरती को मैं जानता। ये अपनी वो धरा है तो संस्कृति से परिपूर्ण है। ये पावन भूमि है। चूरू अपनी अनूठी स्थापित कला, प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और जब मैं बात करूं, मेरे को एक चित्र दिया था अभी कृष्ण हिरण का। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा ताल छापर जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य देश में ऐसा अभ्यारण्य कहीं नहीं होगा। इसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी मैं चूरू आता हूं, निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न होता है क्योंकि ये जो धरा है, ये पुण्य की धरा है। यहां विकास की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता आपने देखा, चूरू की विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी यहां 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना एक बात और कहना चाहता हूं कि इन कैंपों के माध्यम से, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है, गांव के खेत और खलियान को जान सकता है। जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे, जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों या देश के विकास की योजनाएं हों, आप सभी देखते आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है
और ये स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है, उसकी स्थिति कितनी खराब होती है। उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है, और वो ये 10 साल 15 साल 20 साल तक लड़ता रहता है, लेकिन काम नहीं होते। इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। मैं ये भी जानता हूं कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के अवसर मिलते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। इस ऐतिहासिक योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को हर साल 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राज्य में अब तक 881 मोहल्ला क्लिनिक खोले जा चुके हैं और 200 नए क्लिनिक जल्द शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि मुफ्त जांच और दवाएं पहले से ही अस्पतालों में उपलब्ध हैं और मुख्यमंत्री सेहत योजना 2 अक्टूबर से लागू की जाएगी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज इतने पवित्र दिन मैं पंजाब में मौजूद हूं, जब इतना बड़ा क्रांतिकारी काम पंजाब में होने जा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज से कुछ सालों के बाद आपको याद आएगा कि यहाँ इस हॉल में भी जितने लोग मौजूद हैं वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे कि कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम ये होने जा रहा है। सेहत के क्षेत्र में जब से हमारी सरकार बनी है 881 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए 3 साल में। तो पंजाब में हमने 881 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 200 और मोहल्ला क्लिनिक अगले कुछ दिनों में बनके तैयार हो जाएंगे। 1000 मोहल्ला क्लिनिक केवल 3 साल के अंदर, ये कोई छोटा काम नहीं है। उसके अलावा योगा क्लासेस कितनी चल रही हैं, जितने बड़े सरकारी अस्पताल भी हैं, सिविल हॉस्पिटल जितने हैं, जितने और सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्शरी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सरकारी, सब में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट सब फ्री कर दिया और अब दवाइयां मिलती हैं सरकारी अस्पतालों में। आज जो हम करने चाह रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है कि अगर आपके घर में किसी को बड़ी बीमारी हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो, आप मोहल्ला क्लिनिक गए, पड़ोस में गए, वहाँ पे आप इलाज करा के ले आए, डॉक्टर से दिखा के ले आए, खांसी जुकाम बुखार, उसका इलाज वहाँ पे मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर बड़ी बीमारी हो जाए, एडमिट होना पड़ जाए, उसमें बहुत खर्चा आ जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेट में भी इलाज कराऊं, तो आज की सुविधा जो है 10 लाख रुपए का बीमा पूरे परिवार के लिए, आप भी अगर करवाने के लिए जाओ तो बहुत कई हजार रुपए लग जाते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन मेरे जैसा आदमी भी 10 लाख रुपए बीमा पूरे परिवार के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो पंजाब सरकार आपके लिए करने जा रही है, आज से शुरू हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। अगर आपके घर में अब कोई बीमार हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ना करे हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, पंजाब के सब लोग स्वस्थ रहें, लेकिन अगर होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी भी सरकार है, भगवंत मान आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके लिए चिंता करता है, 24 घंटे आपके लिए लगा हुआ है। तो अब आपके लिए सरकार है आपकी, आप अस्पताल में जाओ और आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी के नए मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए सेबी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम निवेशकों की सुरक्षा में लगी संस्थाएं अब खुद सवालों के घेरे में हैं। श्रीनेत ने आरोप लगाया कि अमेरिकी एल्गो ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट और उसकी सहयोगी कंपनियों ने भारत के शेयर व डेरिवेटिव बाजार में अवैध रूप से मोटा मुनाफा कमाया, जिससे आम निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार इस धोखाधड़ी की चेतावनी देते रहे और आखिरकार 3 जुलाई को सेबी ने जेन स्ट्रीट पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए जब्त कर लिए और कंपनी को ट्रेडिंग से रोक दिया। जिन संस्थाओं का काम आम निवेशकों को, आम नागरिक को, आम लोगों को सुरक्षित करना, उनको संरक्षित करना है, वो संस्थाएं धराशायी हो चुकी हैं। और उसमें सबसे आगे अगर किसी संस्था का नाम है तो वो सेबी है, इस देश का मार्केट का रेगुलेटर।
और उसकी नाक के नीचे जिस तरह के घोटाले हुए हैं, जिस तरह के घपले हुए हैं और जिस तरह से आम निवेशकों को चूना लगाकर बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े अल्गो ट्रेडर ने लूटा है, वो वाकई गौरतलब है। इसी श्रृंखला में आज बात करेंगे हम एक एल्गो ट्रेड ऑपरेटर जेन स्ट्रीट की। ये जेन स्ट्रीट भारत के शेयर बाजार, एक शेयर बाजार होता है और एक फ्यूचर मार्केट होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये अमेरिका की एक एल्गो ट्रेडिंग कंपनी है। ये भारत के डायरेक्ट इक्विटी मार्केट मतलब शेयर बाजार और डेरिवेटिव मार्केट में एक साथ ऑपरेट कर रही थी, सिस्टम को रिग कर रही थी, जबरदस्त मुनाफा कमा रही थी और ये मुनाफा पूरा पूरा अवैध था, जो सेबी का ऑर्डर खुद कहता है। और लाखों करोड़ों रुपए आम आदमी के डूब गए, जिसकी चेतावनी राहुल गांधी जी लगातार दे रहे थे कि एफएनओ में आम जनता का पैसा डूब रहा है, सेबी और सरकार को इस पर सजग होना चाहिए। कई साल चला और आखिरकार 3 जुलाई को, इस साल की 3 जुलाई को सेबी ने 105 पन्ने का एक इंटरिम ऑर्डर निकाला। ये इंटरिम ऑर्डर है और उसमें जेन स्ट्रीट कैपिटल और उसके 4 सहयोगी एफिलिएटेड कंपनीज को भारत में ट्रेडिंग करने से रोका गया। उसके 4,844 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। ये जो 105 पन्ने का ऑर्डर है, ये 2023 जनवरी से लेकर 2025 मार्च की अवधि के दौरान मात्र 18 ट्रेडिंग सेशंस की विवेचना करके उसको देखकर यह ऑर्डर इशू किया गया। ओनली 18 ट्रेडिंग डेज, ये मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। और इस ऑर्डर में उस कंपनी को, उसके एफिलिएट जेन स्ट्रीट की कंपनी को बैन किया गया और 4,800 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। लेकिन जेन स्ट्रीट ने 4,800 करोड़ रुपए अवैध मुनाफे में नहीं कमाए थे। जेन स्ट्रीट ने अवैध मुनाफे में 44,000 करोड़ रुपए कमाए हैं और यह भी जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच का ही आंकड़ा है। इसके पहले उसने कितना कमाया और मार्च से लेकर मई तक, जब तक वो ऑपरेट करता रहा, उसने कितना कमाया, ये अभी तक किसी पटल पर आधिकारिक जानकारी से नहीं आया है। कमाया सामने वाले ने 44,000 करोड़ रुपए मुनाफा, शुद्ध मुनाफा, जो कि अवैध था, गैर कानूनी था, जिसको रिपैट्रिएट किया अमेरिका, और जब्त हुआ है 4,800 करोड़, उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं। अब बात करते हैं ये सारी जो कथा है, ये जो सारा कहां से शुरू हुआ। बात है दिसंबर 2020 की। इन्होंने भारत में अपना जाल फैलाना शुरू किया। ये दुनिया भर में डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करने के लिए जानी जाती है। इन्होंने भारत आकर 2 कंपनियां बनाई, जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा हांगकांग और सिंगापुर के 2 एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी भारत के शेयर बाजार में घुसाया और उसके बाद सट्टे का खेल शुरू किया। तो ये क्या करते थे, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग तो दुनिया भर में होती है, ये क्या करते थे और इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों का नुकसान कैसे किया। क्योंकि एक अमेरिकन एल्गो कंपनी हमारे देश में आकर शेयर बाजार में, डेरिवेटिव मार्केट में घुसकर हेर फेर करे और हमारे लोगों का नुकसान हो और सरकार आंखों पे पट्टी बांधे रहे। एसेंशियली स्टोरी का क्रक्स यही है, यही हुआ है। तो ये क्या करते थे, ये डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी काम करते थे और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में भी काम करते थे और इतनी बड़ी तादाद में करते थे कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते थे। ये डायरेक्ट इक्विटी मतलब शेयर बाजार में शेयर का दाम निर्धारित करते थे और इसको करने के लिए ये एक चीज कहते हैं मार्केट मार्किंग क्लोज। मतलब आज जो स्टॉक है वो 3:30 बजे जब मार्केट की ट्रेडिंग बंद होगी तो वो कितने दाम पर बंद होगा वो ये निर्धारित करते थे। ये किया इन्होंने, ये निर्धारित करते थे कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में एक शेयर कितने पे बंद होगा और फिर उसी शेयर प्राइस का फायदा उठाकर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट पे पुट और कॉल ऑप्शन के माध्यम से बड़ा मोटा बेहिसाब मुनाफा कमाते थे, जो अब सेबी मान रही है अवैध है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम